अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है जी। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप है। तो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम उसके एजम्पशंस को देखेंगे, एजम्पशंस के अंदर क्या कहता है, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि उसके अंदर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो स्पेसिफिकली किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है हमने, और लास्ट में हमने 2 या 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको भी हम ड्रॉ करके देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हम किस तरह किसी भी जो कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसके हम क्या कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी होगा तो उसकी हम ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे बता सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इट लुक्स एट द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स टू एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये ओवरऑल बता रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और जो सिंपल जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में भी बता रहा है कि ये क्या करते हैं। इट लुक्स एट द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, मतलब एटम्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उनको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह इंटरेक्शंस जो हैं वो होती हैं। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकली होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है जी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है ये आपको पहले से ही पता होगा कि वो बॉन्ड जिसके अंदर क्या होता है कि एक एटम जो है दोनों इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर फ्राहम करता है और अगला जो है वो एक्सेप्ट करता है। जो डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसको एक्सेप्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोनर होता है वो लिगेंड होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो उसे हम सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। ठीक है जी। तो हम सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हैं या एटम भी कह सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या कहता है, क्योंकि इस पर चार्ज भी होता है तो इसलिए आयन भी कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है, इट इज़ वन ऑफ द 3 थ्योरीज दैट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स। ये उन 3 थ्योरीज में से एक है जो कि क्या करती है, बॉन्डिंग को एटम्स के दरमियान डिस्क्राइब करती है। अब वो 3 थ्योरीज कौन कौन सी है, वीबीटी, सीएफटी और एमओटी। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और एमओटी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीनों जो थ्योरीज है इनको हम बाकियों को, सीएफटी को और एमओटी को हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो ये तीनों थ्योरीज जो है वो क्या करती है, बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करती है। अब यहाँ पर जो आगे हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी जो डिस्कस करते हैं, इसकी मदद से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो सबसे पहले कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, आया कि वो कौन सी है, sp3 है, d2sp3 है, dsp3 है, dsp2 है। वो जितने जो सी मर्जी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, मैग्नेटिक नेचर, के आया जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। वो पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक के बारे में हमने पिछले टॉपिक के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के अंदर भी डिस्कस किया था कि कैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जो है वो कंपाउंड को पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बना देता है। तो ये भी उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी इस ये जो थ्योरी है इससे हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या है, n × n+2 √, है। और n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। हमने n के अंदर क्या पुट करना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी हम चल के देखेंगे कि कैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचते हैं। और उसके बाद क्या देखना है, हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखना है कि इसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है। ये भी किस पर डिपेंड करती है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो जितने ज़्यादा होंगे, 2s+1 जो है इसका फार्मूला होता है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना क्या होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको आसानी रहे। 2s +
1 और S जो है वो हमारे पास कितना होगा, हर अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए 1/2 होगा। ठीक है जी, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1/2 उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो 5वां पॉइंट है वो क्या है, ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री को भी हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, कौन सी ज्योमेट्री कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की है। ठीक है जी। और छठा पॉइंट जो है वो क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नेचर। जो कम्प्लेक्स है वो आउटर जो है वो कम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है, वो डिपेंड करता है कि जो डी ऑर्बिटल है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। वो जो कंपाउंड है उसके अंदर डी ऑर्बिटल शुरू वाला यूज़ हो रहा है या अनपेयर होने की वजह से वो अगले वाला यूज़ हो रहा है, ये भी हम देखेंगे कि कौन सा यूज़ होता है, तो किस तरह आउटर या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है जी, ये भी हम सारी चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे। और जो आगे जो है हमारे पास वो क्या है, नेमिंग ऑन स्पिन नेचर। तो स्पिन की नेचर पर कि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा, अगर कम होंगे तो लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं किसकी मदद से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से। ठीक है जी। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं, मतलब इसी का एक पार्ट है कि हम ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है कि हाइब्रिडाइजेशन है, मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ज्योमेट्री है, कम्प्लेक्स नेचर है या नेमिंग ऑन स्पिन नेचर है, ये सारी चीज़ें हम किस तरह किसी कंपाउंड की एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं और उनको साथ साथ हल करते जाते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 हमने कंपाउंड लिखे हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड के लिए और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड करेगा क्या, वो आगे चल के हम देखते हैं कि कैसे जो है 2 अलग अलग कंपाउंड्स जो है हालांकि सिमिलर कंपाउंड जैसे लग रहे हैं कि इसके अंदर भी क्या है, कोबाल्ट है और इसके अंदर भी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट ही है, और इसके गिर्द भी 6 लिगेंड्स है और इसके गिर्द भी 6 लिगेंड है, और इस पर भी -3 चार्ज है और इस पर भी -3 चार्ज है। तो ओवरऑल कंपाउंड जो है सिमिलर नज़र आ रहा है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री भी डिफरेंट हो सकती है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट हो सकती है, इवन के सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास अब ये है, तो आपको कोई भी ये जो VBD का कंपाउंड होगा उसके लिए 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सेंट्रल मेटल एटम जो है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर उसका कितना है। ठीक है जी, एक चीज़ क्या होगी, सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड मौजूद है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है जी, एक क्या चीज़ पता होना चाहिए कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर और लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला सिंपल ये है कि अब कैसे मालूम कर सकते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट प्लस, अब ये कितने हैं 6 × F और इक्वल कितने के चार्ज के हैं, -3 के। ये आपको सिंपल सा फार्मूला है, ये आपको पहले भी पता होगा कि सारों के हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को कंबाइन करते हैं और ऊपर वाला जो होता है उसको आगे लिख देते हैं। अगर वो कुछ ना हो तो 0 होता है और 0 को हम आगे लिख देते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, अब जो F है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, तो -3 और कोबाल्ट जो है -6 -3 और कोबाल्ट जो है +6 -3, तो +3 जो है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट जो है वो क्या आ गया है, +3 आ गया है, और इसके अंदर भी सिमिलर केस होगा। देखते हैं हम कैसे, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +6 × साइनाइड पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है =-3। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट +6 साइनाइड पर -1 चार्ज होता है तो -3। ठीक है जी। अब कोबाल्ट -6 -3 कोबाल्ट +6 -3 और कोबाल्ट पर क्या चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर भी +3 ही चार्ज आएगा। तो दोनों केस के अंदर क्या हुआ है कि अब इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर क्या चार्ज आया है, +3 और +3 दोनों के अंदर चार्ज आ गया। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम हो गया।
तो आगे जो हमने देखना है वो इसकी हाइब्रिड स्टेट को बनाना है। तो हाइब्रिड स्टेट को कैसे बनाएंगे? अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है? 27। ठीक है जी। 27 का मतलब क्या है कि हमारे पास 4s के अंदर पहले से ही मौजूद हो गए, 3d के अंदर 7 और 4s के अंदर 2 मौजूद हो गए। आगे हमारे पास 4p और 4d भी होगा। ठीक है जी। अब 4p के अंदर भी 0 और 4d के अंदर भी 0। अब यहाँ पर भी जो कोबाल्ट होगा उसके अंदर क्या होगा कि 27 है तो 3d आएगा सबसे पहले, 3d के अंदर 7 और 4s के अंदर 2, 4p के अंदर भी 0 और 4d के अंदर भी 0। अब यहाँ पर जो है वो कोबाल्ट कौन सा है? पॉजिटिव 3 वाला। कौन सा है? कोबाल्ट पॉजिटिव 3 वाला। तो कोबाल्ट पॉजिटिव 3 वाले के अंदर क्या होगा कि 2 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चले गए और एक यहाँ से चला जाएगा, तो 6 यहाँ पर, 4s 0, 4p 0 और 4d 0। अब यहाँ पर भी कोबाल्ट पॉजिटिव 3 वाला ही मौजूद है, तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो 3d क्या आ जाएगा? 6। ठीक है जी। 4s 0, 4p 0 और 4d 0। अब यहाँ पर यहाँ तक कोई भी चेंजिंग नहीं आई, वीक फील्ड के लिए भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए भी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हम इसकी क्या बना लेते हैं? स्टेट को शो कर देते हैं, एक्साइटेड स्टेट को। यहाँ पर जो है ग्राउंड स्टेट थी और जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या हुआ? यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट बन गई है। तो ये जो है 3d हो गया, 4s हो गया, 4p हो गया और 4d के लिए मैंने एक्साइटेड स्टेट के लिए बना दिया है। आगे हम इनको फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, 4s 4p और यहाँ पर हम बना देते हैं 4d को, 1 2 3 4 5। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ना हमने जो ऑर्बिटल्स है वो बना दिए हैं। अब हम इनको क्या करते हैं? फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 है। ठीक है जी। तो 1 1 1 1 1 और फिर हमने क्या कर देना है? 2 को फिल कर देना है। यहाँ पर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे एम्प्टी है। तो 1 1 1 1 और 1 और यहाँ पर डबल कर देने हैं। ठीक है जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अब यहाँ तक तो सिमिलर है, वीक फील्ड के अंदर भी, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर भी। यहाँ तक आपने सभी के अंदर सेम ही करना है। सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है और फिर आपने ग्राउंड स्टेट लिखनी है, फिर एक्साइटेड स्टेट लिखनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके दिखा देना है जो आयन के लिए होगी। ठीक है जी। और फिर आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है जी। ऑर्बिटल्स के अंदर शो कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपने देखना है कि आया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। वीक फील्ड होगा तो क्या करना है? हमने पेयर अप नहीं करना, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उसके लिए हमने पेयर अप कर देना है। तो जब वीक फील्ड होगा तो हमने पेयर अप नहीं करना। ठीक है जी। तो ये पेयर अप नहीं होंगे और जो फ्लोराइड है वो आगे जाके बाउंड होंगे। क्लियर हो रही बात? जो फ्लोराइड होंगे वो यहाँ पर जाके बाउंड होंगे। कितने फ्लोराइड है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कितने ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं? s और p के 3। तो एक जो हुआ है s का हुआ है और 3 जो हुए हैं वो किसके हुए हैं? p के। और d के कितने हुए हैं? 2 हुए हैं d के। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो क्या बनेगी? s p के कितने हुए हैं? 3, तो p3 और इसका क्या बनेगा? d2। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, sp3d2। क्लियर हो जाएगी बात? अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप होने का मतलब है कि ये जो है एक्साइटेड, ये जो स्टेट है वो ऐसे नहीं रहेगी, बल्कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर आके पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है जी। जब पेयर अप हो जाएंगे तो यहाँ पर एम्प्टी हो गया है, तो यहाँ पर जो है साइनाइड आयन जुड़ सकते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो 6 साइनाइड है, तो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पर जो कम्प्लेक्स के अंदर जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए आपको ज़रूरत होती है एम्प्टी ऑर्बिटल की।
किसकी ज़रूरत होती है? एम्प्टी ऑर्बिटल की। अगर हाफ फिल्ड होता तो उसके अंदर पेयरअप नहीं होता। यहाँ पर हाफ फिल्ड है और यहाँ पर पेयरअप नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उसके अंदर एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर क्या है कि जो फ्लोराइड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है तो उसके अंदर बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर हम सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो उसके अंदर बॉन्ड उसी वक्त बनेगा जब क्या होगा? हाफ फिल्ड होगा। क्लियर हो जाएगी बात? अब यहां पर अगर हम देखें तो 2 डी के यूज हुए हैं, ठीक है जी, फिर एस का और 3 पी के इस्तेमाल हुए हैं। तो इसकी जो बनेगी D2sp3। क्लियर हो जाएगी बात? अब इसके अंदर जो चेंज आया है वो किस वजह से आया है कि इसके अंदर जो ऑर्बिटल डी के यूज़ हो रहे हैं वो आउटर यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पर जो ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं वो इनर वाले के यूज़ हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब जो हाइब्रिडाइजेशन है हमने फाइंड आउट कर ली है और मैग्नेटिक नेचर अब डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक नेचर होगी वो कौन सी होगी? पैरामैग्नेटिक डेफिनेटली। तो इसके अंदर मैग्नेटिक नेचर पाई जाएगी, मतलब पैरामैग्नेटिक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब यहाँ पर तो कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। अब यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है कितने हैं? 4 है। ठीक है जी। तो हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, इससे ही फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है? 2 इंटू n प्लस 2। तो n कितना है हमारे पास? 4 इंटू 4 प्लस 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। 4 इंटू 6 और यहाँ पर आ जाएगा 24 का आपने अंडर रूट लेके देख लेना है कि आंसर क्या निकलेगा, वही इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इसके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह पे n को हम अप्लाई कर देते हैं और देन उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट होगा। और इसके अंदर होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए भी आपने यही फार्मूला फाइंड लगाना है 2s प्लस 1। तो 2s प्लस 1 को अगर हम लगाएं तो क्या कहेंगे कि 2 और s जो है हमारे पास कितने ऑर्बिटल कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके लिए हमने 1/2 को साथ लगाते जाना है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2 कितने हैं हमारे पास? 4 है। तो 4 हमने क्या कर दिया? 1 प्लस 2 1/2 ठीक है जी, ये कर दिया है और प्लस 1। तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे? 1 2 3 4। तो 2 इंटू 4/2 प्लस 1, 2 से कैंसिल। अच्छा जी, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 और इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? ज्योमेट्री। तो आपने लिगेंड को देख के और उसकी ज्योमेट्री डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसमें कितने हैं लिगेंड्स? 6 हैं। तो जो 6 लिगेंड वाला होता है उसको हम कहते हैं, उसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो इसके अंदर भी 6 लिगेंड है और इसके अंदर भी 6 लिगेंड है। तो दोनों की जो ज्योमेट्री होगी वो कौन सी होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। उसके बाद जो है वो क्या है? कम्प्लेक्स नेचर। तो कंपाउंड की जो नेचर है वो कौन सी है? कम्प्लेक्स की नेचर कौन सी है कि वो आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। ठीक है जी। तो अगर जो है वो इनर डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं तो इनर वाला होगा। अब यहाँ पर जो है इनर वाले यूज हो रहे हैं। ठीक है जी, इनर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है। अब यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो आउटर जो है ऑर्बिटल कम्प्लेक्स होगा। क्लियर हो जाएगी बात? आउटर और इनर ऑर्बिटल की समझ में आई है? कौन सा होगा कि अगर आउटर डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 4d यूज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कहेंगे। और अंदर वाला 3d यूज हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स कह देंगे। लास्ट वाला क्या है? नेमिंग ऑन स्पिन नेचर, मतलब जो उसके अंदर जो स्पिन है वो कितना है। अगर उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तो हाई स्पिन कम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी। और अगर उसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो वो क्या होगा? लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो सबसे पहले एजम्पशंस को आपने देखना है, देन उसके बाद प्रॉपर्टीज़ को देखना है, और फिर आपने दो कंपाउंड्स, एक वीक फील्ड के लिए और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये अगर आप इस तरह एक्सप्लेन कर दे तो आप इसको BA BSc या जो MSc के जो टॉपिक होते हैं VBT के, आप उसको अच्छे तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो आगे हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि कुछ जो कंपाउंड है, एक दो या बहुत से कंपाउंड, मतलब तकरीबन कोई हो गए 10-12 के करीब, तो ऐसे कंपाउंड जो है जिनके अंदर क्या होता है VBT जो थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होती, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।